हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर.एस. शर्मा के चैप्टर नंबर 5 को। जैसा कि आपको बताइए, स्पेशल सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है, जहां पर हम 1 बाय 1 चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस जाना कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हमने हिस्टोरियंस के बारे में जाना कि इतिहास पर अलग अलग इतिहासकारों के विचार का क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरह से अलग अलग तरह की हिस्ट्री लिखी गई है। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े और हमने जाना कि भाई हमें इतिहास के बारे में पता कैसे लगता है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जहां पर हम आदि मानव के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उससे लेके हमारे मानव या फिर डेवलप स्टेज में आने तक के इतिहास के बारे में क्या क्या कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लिटरेरी सोर्सेज, उन सबको हमने डिस्कस किया था। लास्ट हमारा एक सेशन और कंप्लीट हुआ है और आज हम स्टार्ट करें हमारे चैप्टर नंबर 5 को, जहां पर हम ये जानने वाले कि इतिहास में मानव और प्रकृति के बीच में किस तरीके का संबंध रहा है। अब वापस से यही क्वेश्चन कि भाई क्यों, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि भाई आजकल जो हमारे आसपास का पर्यावरण देख रहे हैं, हमारे आसपास की पारिस्थितिकी क्यों देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई प्राचीन काल में मानव ने इतना ज़्यादा दोहन किया है प्राकृतिक संसाधनों का, जिसकी वजह से हमें आज ऐसी स्थिति देखने को मिली है। तो बस ये चैप्टर में जो हमारे राइटर है वो यही समझाने की कोशिश कर रही है कि इतिहास में प्राचीन काल से ही मानव और प्रकृति के बीच में संबंध रहा है और ये दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मानव ने प्रकृति पे नकारात्मक प्रभाव प्राचीन इतिहास में या प्राचीन काल में नहीं डाला था। ओके, तो वो हम जानेंगे, ताकि आज के कंटेक्स्ट में हमें चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि भाई पहले भी ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कहीं से कहीं तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं था। जब हम उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे तो कहीं से कहीं तक प्रकृति पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। फिर ऐसा क्यों है कि आज जब हम उन नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे प्रकृति पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? और इसकी वजह से जब आप इसको जानेंगे तो कहीं ना कहीं आज जो हमें कुछ एनवायरनमेंट को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे 2 तरीके के बुक को फॉलो करने वाले बच्चे होंगे। आर.एस. शर्मा की जो NCERT है वहाँ पर डायरेक्ट इसके बाद से हमारा स्टोन एज चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही आर.एस. शर्मा की जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है वहां पर ये 2 चैप्टर्स हमें और एडिशनल दिखाई देते हैं। एक तो यही पारिस्थितिकी और पर्यावरण, और एक और है भाषाई ढांचा, जो मैं आपको कल के क्लास में कराऊंगी। तो ये 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो है ना, ये आपको ऑक्सफोर्ड वाली बुक में देखने को मिलेगी आर.एस. शर्मा के, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस बुक को फॉलो करेंगे, उस बुक को फॉलो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों चैप्टर भी क्यों स्किप कराना है, हम स्टोन एज पर जाएंगे ही, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिन बच्चों के बुक्स में ये चैप्टर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सारा जो है मैंने क्लास में करा दिया। तो बस जो क्लास में कराया इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और जिनके बुक में ये चैप्टर है वो लोग बुक से अपना रिवीजन दे लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप नहीं कराना चाहती थी, इस वजह से इस चैप्टर को करा दिया। छोटा सा ही चैप्टर है, 2 या 3 पेजेस का है, बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और जो भी आपकी क्वेरीज होती है क्लास में, कोई भी आपको डाउट हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, ताकि हम आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन प्लान कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जहां पर हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण का मानव पे क्या प्रभाव पड़ा है और मानव ने इन पे क्या प्रभाव डाला है, इन दोनों को स्टडी करने वाले, इन दोनों का हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो राइटर जो है वो यहां से स्टार्ट करता है, थोड़ा बेसिक बताता है सबसे पहले कि अगर आप आज के कंटेक्स्ट में देखें तो जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ हमें जनसंख्या का विस्फोट भी दिखाई दे रहा है। पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके कारण
प्राकृतिक पर्यावरण की प्राकृतिक पर्यावरण जो है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसके संरक्षण, इसके प्रोटेक्शन की बात सामने आई है। और ये विश्व स्तर पर आज आप देखते हो एक अलग से चैप्टर बना दिया, एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। यूपीएससी ने पहले एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, लेकिन आज इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। इवन इस बार जो अभी आपका एग्जाम हुआ था वहां पर भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो हर साल ही इसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। जो भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आज जितना ज्यादा आप देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करूंगी मैं, केवल अपने देश की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन जो है बड़े लेवल पर बढ़ रही है, जगह जगह पर जनसंख्या जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा है किसकी तरफ? पर्यावरण संरक्षण की तरफ। और उसका रीजन क्या है कि भाई अगर आपका एनवायरनमेंट, जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप कितने भी विकसित हो जाइए, एक दिन आपको खत्म होना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सभी जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर डेवलप कंट्रीज है, वो सब अपना फोकस किधर ले जा रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें पहले रिलेशनशिप समझना पड़ेगा एंशिएंट टाइम पीरियड से, कि जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, उस ओरिजिन के बाद, हमारे उद्भव के बाद हमारे प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे रिश्ते बने थे, और ये रिश्ते किस टर्म्स, किस तरीके से चल रहे थे, और आगे जाके कहां पे ये रिश्ते बिगड़ने चालू हुए, जो आपको आज पर्यावरण समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस यहां से स्टार्ट करता है हमारा राइटर। आगे बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव आबादी के बीच जो पारस्परिक संबंध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो भी आप आसपास देखते हैं, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, नदी है, तालाब है, कुएं है, झरने हैं, जो भी हमारे आसपास वायु पाई जा रही है, सब कुछ क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये लगातार किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? लिविंग बींग्स के साथ में, हमारे साथ में। तो इसके और हमारे बीच का जो संबंध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें समझना पड़ेगा। और इसी को समझने के बाद आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है आज के कंटेक्स्ट में, उसे अच्छे से जान पाएंगे, उसे अच्छे से समझ पाएंगे, और डेफिनेटली जब समझेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ता है राइटर, और यहां पर ये बात करता है किसकी? इकोलॉजी की या पारिस्थितिकी। देखो, इकोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, बहुत ही सिंपल है। बस इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर हम बात करें ह्यूमन बींग्स हो गए, या जो भी हमारा फ्लोरा फौना है, इनका आपस में और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या पारिस्थितिकी कहते हैं। अब यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जो इकोलॉजी टर्म है बहुत पुराना नहीं है, ये तब आ रहा है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? देखो, ऐसा नहीं है पर्यावरण पहले नहीं था, पर्यावरण का मानव के साथ संबंध नहीं था, सारी चीजें ऑलरेडी चल रही है। पर्यावरण मानव पे प्रभाव डाल रही थी, मानव पर्यावरण पे प्रभाव डाल रहा है। ये इंटरेक्शन बहुत लंबे से समय से चल रहा है। ये 1869 में इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये संबंध तो हमें काफी पहले से दिखाई देता है, लाखों वर्ष पूर्व से। ओके, और अगर बहुत घनिष्ठता के साथ बात करें, जब दोनों एक दूसरे को बड़े लेवल पे प्रभावित करते, तो इस ईयर के कंटेक्स्ट में मैं अगर देखूं तो आप मानकर चलो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये प्रभाव बड़े लेवल पर हमें दिखाई देने लगता है। तो यहाँ से 4000 साल पहले से ही इनके बीच में बड़े लेवल पर इंटरेक्शन हो रहा था। लेकिन ये टर्म कब निकल कर आ रहा है? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, जब एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अब इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर राइटर यही बोलता है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी, ओके, इकोलॉजी जो शब्द है 1869 में ये टर्म हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया था। और इनिशियली ये जो टर्म था ना, उसे जीव विज्ञान की शाखा समझा जाता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपनाया गया है। इसका इंपॉर्टेंस देखते हुए कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अलग से जो है दर्शाना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इकोलॉजी जो है वो आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उससे संबंध पूरी तरह से रखता है, क्योंकि इकोलॉजी में ही तो ये सारी चीजें आ रही हैं, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर राइटर बोलता है कि मानव का आविर्भाव, जैसे ही ह्यूमन जो है हमारा ओरिजिन हुआ, हमारी उत्पत्ति हुई। अब आप बोलोगे हमारी उत्पत्ति कब हुई? तो जैसे ही मैं आपको एक चैप्टर और है, उसके बाद मैं डायरेक्ट स्टोन एज पे आऊंगी, और स्टोन एज पे आते ही मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में और वर्ल्ड कंटेक्स्ट में, दोनों ही कंटेक्स्ट में ह्यूमंस के ओरिजिन की बात करूंगी। देखो, जो ओरिजिनली हम ओरिजिन मानते हैं ना, आदि मानव बोलो,
ह्यूमंस बोलो, वो हमें कहाँ दिखाई देता है? अफ्रीका के इस वाले रीजन में दिखाई देता है। और फिर यहाँ से हमें मूवमेंट दिखाई देती है अलग अलग रीजन्स में, जहाँ से हम मानकर चलते हैं कि ये मूव करके इंडिया में भी आते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड कंटेक्स्ट में बात करें तो लगभग मान सकते हो 20 लाख ईसा पूर्व के आसपास, 20 लाख BC के आसपास। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 2 लाख ईसा पूर्व या फिर 2 लाख BC के आसपास हमें दिखाई देता है कि मानव का आविर्भाव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है राइटर कि जैसे ही ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, इसके साथ ही भाई हम पैदा हो गए हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें अपना पेट भरना है। पेट भरने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, नहीं चाहिए? तो हमें भोजन की आवश्यकता थी, ठीक है। भोजन के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। भाई ऐसा तो नहीं कि खा लोगे, खाने के बाद कहीं सोओगे भी, आराम भी करोगे, तो हमें आश्रय की भी आवश्यकता थी। और इसके बाद से हमारा मूवमेंट, आज नहीं, आज तो आप मूवमेंट अलग अलग पर्पस की वजह से करते हैं, जैसे कि हेल्थ के लिए आप मूव कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर किसी गांव में आपकी तबीयत खराब है, आप बड़े शहर में जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए आप मूव कर रहे हैं, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो आप अपने जगह से दूसरी सिटी में मूव करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं जॉब के लिए मूव करते हैं, बड़े लेवल पर हमें दिखाई देता है, चाहे श्रमिक हो, चाहे किसी अच्छे पोस्ट पर हो, हम जॉब के लिए पर्टिकुलर मूव करते हैं, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मूवमेंट चलती रहती है। तो आज तो इस कंटेक्स्ट में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले भी ये मूवमेंट चलता था। तब मूवमेंट किस कंटेक्स्ट में होता था? तो तब जो हमें ये परिवहन दिखाई देता था, बेसिकली ये अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, क्योंकि तब ह्यूमंस जो है वो पूरी तरह नेचर पे डिपेंड करते थे। नेचर पे डिपेंड मतलब ना तो हमें खेती करना आता था, ना हम पशुपालन जानते थे, मतलब हम पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड थे। तो जहां पर हमें भोजन मिलता था, और जब उस जगह का प्राकृतिक भोजन खत्म हो जाए, जैसे हम जानवरों का शिकार करते हैं, अब जानवर ही वहां पे एक बार ऐसा हो गया कि भाई शिकार करते करते उनकी संख्या कम हो गई, तो अब आप वहां से मूव करोगे, ठीक है। आपको पानी चाहिए था पीने के लिए, आप किसी जगह पर हो, वहां पे पानी सूख गया, तो अब आप मूव करोगे। आपको फल चाहिए, आपको अनाज चाहिए खाने के लिए, किसी जगह पे खत्म हो गया, तो आप मूव करोगे। तो मूवमेंट आज नहीं, एंशिएंट टाइम पीरियड से चल रही है। और मूवमेंट सोचो किस बड़े लेवल का है कि हमें पता लगता है कि ओरिजिन अफ्रीका में हुआ ह्यूमंस का, यहाँ से मूव करते करते अलग अलग ब्रांचेस हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको अलग अलग सिविलाइजेशन के रूप में बाद में दिखाई देगी। मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली सभ्यता, या फिर चीन की सभ्यता। ओके, तो बस कुल मिला के राइटर यही बोलता है कि जैसे ही हमारा ओरिजिन हुआ, हमारी उत्पत्ति होते हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, प्लस हमारी मूवमेंट भी चालू होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जहां एंशिएंट टाइम पीरियड में ह्यूमन जो है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट था? नेचर पे डिपेंडेंट था। प्राचीन काल में मानव जंगली पैदावार को एकत्रित करता था। जंगली पैदावार मतलब कि हमें नहीं पता था, मतलब ये ऑब्जर्वेशन के साथ चीजें हुई हैं, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है कि हम अनाज पैदा कर सकते हैं, हम पेड़ लगा सकते हैं, हम पौधे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ हमें पता नहीं था। तो हम पूरी तरह से क्या नेचर पर डिपेंड करते थे। फॉर एग्जांपल, आप किसी जंगल में फंस जाए, अब जंगल में आप फंस गए किसी रात में या किसी दिन में, और एक हफ्ते आपको रुकना पड़ गया, तो खेती थोड़ी चालू करोगे, आप ढूंढोगे आसपास क्या है खाने के लिए। आपको लगेगा कि भाई ये जो फल है ये खा सकता हूँ, तो आप खाओगे। अब आज आपको सब कुछ पता है कि मैं सेब खा सकता हूँ, मैं ये फल खा सकता हूँ, उस समय इन्हें पता नहीं था। बहुत लंबा प्रोसेस था हमारा नेचर के साथ में इंट्रैक्शन का और उनके साथ में दोस्ती का। मतलब पहले हमने जहरीले फल भी खाए होंगे, जहरीले अनाज भी खाए होंगे, बहुत लोग मरे भी होंगे, धीरे धीरे हमें पता लगा अच्छा इसे खाने से मर जाते, इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन हुआ, धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में, आपको ये एक लाइन में बता रहा है लेकिन ये लाखों वर्ष का, हजारों वर्ष का प्रोसेस है, इतना ईजी नहीं था। एंशिएंट टाइम पीरियड में हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करते थे, और नेचर हमें जो फ्रूट्स देता था, जो भी उसके जंगली पैदावार थे, अनाज वगैरह, उसको हम एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, और साथ ही साथ हम मांस का भी सेवन किया करते थे, पशु पक्षी इनका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। लेकिन ये एंशिएंट टाइम पीरियड की बात है। अब मैं आज के कंटेक्स्ट में बात करूं, यहां पर जहां पर इकोलॉजी टर्म यूज किया जा रहा है, 19th सेंचुरी, इवन 18th सेंचुरी से ही आपका क्या स्टार्ट हो जा रहा है। 18 19 में कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, जब भी मैं बोलूंगी 19th मतलब 1801 से लेके ये 19th सेंचुरी, क्लियर हो गया। 18th सेंचुरी यानी 1701 से 1800 तक, क्लियर है। तो
18th सेंचुरी से ही हमें यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि पहले तो ह्यूमंस और नेचर के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप था, लेकिन आगे चल के जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, औद्योगिकरण वाला युग आता है, तो मनुष्य का पौधों और पशुओं के साथ संबंध बिल्कुल ही बदल गया। कैसे बदल गया? तो जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे, मैं स्टोन एज में ही पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक तीनों के बारे में पढ़ाऊंगी। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जानेंगे। कुल मिलाकर इतना समझिए कि एक टाइम ऐसा आता है नियोलिथिक वाला, जब ह्यूमन जो है वो इस स्टेज से इस स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी हम पूरी तरह नेचर पे डिपेंडेंट से हम इंडिपेंडेंट वाले साचे में पहुंचेंगे, खाचे में पहुंचेंगे, यानी हमारा रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। पहले हम गैदरिंग कर रहे थे फूड का, पहले हम हंटर कर रहे थे, अब हम क्या हो चुके हैं, तो अब हम नियोलिथिक टाइम पीरियड से खुद अनाज का पैदावार चालू करेंगे, छोटे लेवल पर चालू कर देते हैं। ओके, यानी कि अब हम अनाज उगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब हम पशुओं को पालना चालू करेंगे, उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट कराएंगे, यानी अब हम जानवरों को पाल रहे हैं और वहीं पर 1 से 5 जानवर, 5 से 10 जानवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिलेशनशिप है ना, वही आपको चेंज होते हुए दिखाई देता है एंशिएंट टाइम पीरियड में। लेकिन राइटर आगे आपको क्लियरली बताएगा कि भले ही ये रिश्ता बदला, हम नेचर पे डिपेंड होने के बाद खुद इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन ये इंडिपेंडेंसी जो थी वो नेचर पे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। आपको अभी बताएंगे, वो तब नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही थी। तो अगर कोई एंशिएंट हिस्ट्री का हवाला दे कि भाई तुम तो तब से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, नहीं, वो यूज किया जा रहा था, लेकिन वो बहुत ही संतुलित रूप में था। ये जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना चालू हुआ वो हमें यहां से दिखाई देता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। वो राइटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है पूरे चैप्टर में। क्लियर हो गया? चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ऐसा ही चैप्टर है। अब आपको लगेगा इसका क्या औचित्य, बहुत औचित्य। अगर आप बिल्कुल अंदर से डीपली समझ जाओगे ना, तो आपके मेंस में कोई आंसर राइटिंग करोगे, कहीं पे भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है। और यूपीएससी ऐसा ही है, हम सब्जेक्ट को एज अ इंडिविजुअल जब तक पढ़ते रहेंगे, आप मानकर चलो तब तक आपकी तैयारी नहीं है। जैसे अभी जो इसके पहले वाला चैप्टर था जहाँ पर हमने भौगोलिक ढांचा पढ़ा था, तो वहाँ पर ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करना पड़ गया मुझे कि किस तरह से पूरा जो इंडिया है इसका फॉर्मेशन हुआ था, किस तरह से आज का भारत जो उसका निर्माण हुआ। तो बेसिकली यूपीएससी क्या है, सारे सब्जेक्ट्स का आपस में कनेक्शन है, एक लिंक है। वो लिंक एक दिन में तो डेवलप नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को एनालाइज करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आप डेवलप कर पाएंगे। और वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका आंसर राइटिंग, तब तक आपकी उस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन पैनिक नहीं करना है, एक दिन में नहीं होगा, लंबा प्रोसेस है। बस ये प्रोसेस कब अच्छा हो जाएगा, जब आप सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को पढ़ के रिवीजन करें। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी इसने थोड़ा सा बताया इकोलॉजी के बारे में, फिर बोला कि किस तरह से मानव पर्यावरण संबंध पहले क्या था, हम उन पे डिपेंडेंट थे, फिर क्या हुआ, हम इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, इतनी बात बता के छोड़ दिया। आगे बोल रहा है पर्यावरण और मानव प्रगति। जैसे अभी आपने देखा कि ह्यूमंस और नेचर के बीच का रिलेशनशिप चेंज हुआ। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप चेंज होने के साथ साथ ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ, और जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो नेचर पे अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पहले राइटर बस बता दे रहा है कि इनके बीच का रिश्ता ये था, फिर इनके बीच का रिश्ता ये हुआ, लेकिन अब मानव धीरे धीरे डेवलप होना चालू होगा। तो अब हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध रहा और किस तरीके से एक दूसरे को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से इम्पैक्ट डाला या प्रभावित किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, पर्यावरण का अर्थ यहाँ पे बता रहा है कि पर्यावरण का अर्थ होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित। भाई देखो, अभी तो अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो, जो भी चीज़ें आपको आसपास में दिखाई दे रही है, तो बोल रहा है कि जो पर्यावरण है ना, आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें, वही आपका पर्यावरण है। और इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड या आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में आपका हवा है, पानी है, ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण का अंग होता है। मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है कि भाई हमने अपनी सुविधा के लिए किस तरह से अपने आसपास की व्यवस्था को बदला। जैसे
परिवहन के लिए हमने क्या चालू कर दिया, रोड बनाना चालू कर दिया, हम रेलवे लेकर आ गए, हम पुल लेकर आ गए, हमने रहने के लिए घर बनाने चालू कर दिया। अब समझ में आ रहा है? तो है तो दोनों ही पर्यावरण, जो भी आपके आसपास चीजें दिखाई दे रही है, जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन एक है नेचुरल एनवायरनमेंट इस तरीके का जो नेचर हमें दे रहा है, ओके, और एक है मानव निर्मित जो हमने बनाया है अपने भोजन के लिए, अपने आश्रय के लिए, अपने परिवहन के लिए, ठीक है। भोजन के लिए आपने एग्रीकल्चर करना चालू किया, आश्रय के लिए आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अपने चारों ओर खड़ी कर दी हैं, और परिवहन के लिए आप रोड लेकर आ रहे हो, रेलवे है, अलग अलग मीडियम के थ्रू आप ये कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है जहां एक और पर्यावरण मानवीय प्रयासों को दिशा प्रदान करता है। कैसे? एनवायरनमेंट कैसे हमें डायरेक्शन देता है, मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बताऊंगी। अब आप एंशिएंट भी नहीं, अगर मैं प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में ही बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से एनवायरनमेंट हम पर इंपैक्ट डालता है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोविड-19, है ना, पेंडेमिक। अगर कोई बोले कि भाई आज ह्यूमंस जो है वो सब डिसाइड करने वाले, नहीं, तो एक पेंडेमिक ने हमें चींटी बराबर बना दिया था और हमें दिखा दिया हमारी औकात कि नेचर किस तरह हमें डायरेक्शन दे सकता है। आज भले आपने काफी हद तक उस पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन हमें घर में लाकर बंद कर दिया था। और हमारे आज आप देखते हो नई नई चीजें आ गई हैं, सैनिटाइजेशन आ गया है, क्या बोलते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जो है पेपर करेंसी का यूज़ कम करने की कोशिश कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से चीज़ें हमें लगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं कब, कोविड के बाद से, है ना। ये ऑनलाइन क्लासेस बड़े लेवल पर स्टार्ट हो गया, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है ना। अदरवाइज पहले क्या होता था, ऑफलाइन चलता था, अभी क्या है ऑनलाइन, क्योंकि हमें समझ में आया कि एक टाइम ऐसा है हम एक कमरे में बंद हो गए और उस समय हमारे एग्जाम्स तो हो ही रहे थे, तो हमारे लिए ये ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। तो आज के कंटेक्स्ट में भी, राइटर तो वैसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मैं आज के कंटेक्स्ट में भी बोल रही हूँ कि ना केवल एंशिएंट बल्कि आज के कंटेक्स्ट में भी नेचर इतना पावरफुल है कि पर्यावरण हमेशा मानवीय प्रयासों को दिशा प्रदान करता है। ओके, मतलब हमारा जो है जो भी हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है अपना रोल प्ले कर देता है समय समय पर। कैसे? जैसे अगर एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें तो जलवायु और नदी मार्ग में जब जब परिवर्तन हुआ है, हमें पता लगता है विभिन्न जातियों का परित्याग या फिर आबादियों का स्थानांतरण हुआ है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बोल गया राइटर, यहां पर थोड़ा सा समझिए। जलवायु परिवर्तन, जब आप स्टोन एज पढ़ेंगे, अभी पैनिक नहीं करना है, बाद का चैप्टर है, बस इतना मानकर चलिए कि जब मैं आपको स्टोन एज पढ़ाने वाली हूँ ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि पूरा का पूरा जो पाषाण काल है ना, वो पाषाण काल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक जिसको आप बोलते हैं पैलियोलिथिक, दूसरा आप जिसे बोलते हैं मीजोलिथिक, एंड द थर्ड वन जिसे आप क्या बोलते हैं, नियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको बोलते हैं हम नव पाषाण काल, इसको बोलते हैं हम मध्य पाषाण काल, और इसे बोलते हैं हम बच्चों पूरा पाषाण काल। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो टाइम पीरियड था ना, मेसोलिथिक टाइम पीरियड, जिसको हम मानकर चलते हैं अप्रॉक्स 10,000 to 8,000 बीसी के आसपास मानकर चलते हैं, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये जो मध्य पाषाण काल था, ये वो टाइम पीरियड था जब क्लाइमेट में एकदम से चेंज हुआ, ठीक है, और आइस एज से वार्म एज की तरफ हम मूव किए। आइस एज मतलब जब एकदम से तापमान कम था, और वार्म एज का मतलब एकदम से तापमान बढ़ा, और अर्थ पे ये चीज जो है प्रॉपरली चलती रहती है। जब आप ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे आपको पता लगेगा कि एक साइकिल है, ठीक है। अभी वार्म एज चल रहा है, फिर आइस एज भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो टाइम पीरियड था ना, लगभग 2000 साल का, ये 2000 साल वो टाइम पीरियड था जब एकदम से क्लाइमेट में चेंज आया। क्लाइमेट में चेंज आते ही प्रकृति ने मानव को एक नई दिशा दी। कैसे नई दिशा दी? तो जैसे ही तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, फिर बारिश हो रही है, बारिश होने से क्या हो रहा है, खूब सारे जंगल, पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना हमें दिखाई दे रही है, डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। प्लस ठंड में आप कैसे एक कमरे में ठिठुर के बैठे रहते हैं, और गर्मी में आप कितना एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सब घर से बाहर निकलते गर्मी में। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ इस मीजोलिथिक टाइम पीरियड में। जैसे ही वार्म एज आया, ह्यूमंस की मूवमेंट बड़े लेवल पर चालू हुई, यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ी, नई नई डिस्कवरी भी हुई, और यही वो टाइम पीरियड है जब हम नेचर पे डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की ओर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि पर्यावरण मानवीय प्रयासों को समय समय पे दिशा देते रहा है, चाहे आप एंशिएंट टाइम
टाइम पीरियड की बात करें तो हमें पता लगता है जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है, मानव आबादी का स्थानांतरण होने लग गया, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, या फिर नदी मार्ग परिवर्तन। नदी भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है ना, तो नदी मार्ग परिवर्तन का तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टोन एज के बाद हमें क्या दिखाई देता है, सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम से पता लग रहा है, सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के चारों ओर बसी हुई जो सिविलाइजेशन थी, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ओके, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है, देखो अगर हम इसका टाइम पीरियड बात करें, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, आना और जाना, मैं पीक टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो लगभग हम मानकर चलते हैं 2500 टू 1750 BC या ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन 1750 BC के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम से गायब होते हुए दिखाई देती है। गायब का मतलब है लोग सारे गायब नहीं हुए, लेकिन जो उसका एक स्ट्रक्चर था ना, जैसे उन्होंने एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम बनाया था, नाली बना रखी थी, प्रॉपर जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देने लगते हैं। जो उनका एक सिटी का प्लानिंग था वो धीरे धीरे ढहता हुआ नजर आता है और पता लगता है कि ये लोग जो है यहाँ से मूव भी कर जाते हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने को लेकर हिस्टोरियंस के बीच में बहुत ज़्यादा एकमत है नहीं। अलग अलग हिस्टोरियंस, अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनकी अलग अलग मान्यता है। कुछ ने कहा आर्यंस ने अटैक किया, कुछ ने कहा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए, और जो कुछ थे उन लोगों ने कहा रिवर्स जो है उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया, और कुछ का ऐसा कहता है कि फ्लड आया था, फ्लड की वजह से यहाँ से जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसमें से एक रीजन ये भी माना जाता है क्या, रिवर्स ने अपना पाथ चेंज कर लिया, और उस रिवर में हम मानते हैं कि भाई जो यमुना रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी है वो पूरब की तरफ मूव कर जाती है। तो जब वो पूरब की तरफ मूव कर गई तो लोग भी यहाँ से किधर सेटल होने लग जाते हैं, पूरब की तरफ सेटल होने लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बस राइटर यही बता रहा है कि पर्यावरण मानव को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो वो एंशिएंट हिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में देखो क्लाइमेट बदला, ह्यूमन को एक अलग ही डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, रिवर ने अपना पाथ चेंज करा, ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी की पूरी मूव कर गई, यानी कि नेचर जो है वो जो भी हमारी एक्टिविटी उसको डायरेक्शन देता है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करूं, कोविड-19 पूरी दिशा ही आपकी बदल कर रख दी। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि ऐसा ही नहीं है कि केवल नेचर ही आप पर इंपैक्ट डाल रहा है, आप भी कम नहीं हो, आप भी नेचर पे समय समय पे इंपैक्ट डालते हो, और आप तो बड़े लेवल पर आज के कंटेक्स्ट में डाल रहे हो। वहीं राइटर बोल रहा है कि वहीं मानवीय प्रयास भी पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करते रहे हैं। कैसे, तो मानव द्वारा जंगलों की कटाई, अनाज का उत्पादन और बस्तियों का बसाव, जब ये एक सीमित अवस्था में था तो अच्छा था, अब ये असीमित हो चुका है तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। तो आप भी नेचर पर इंपैक्ट डाल रहे हैं भाई। कैसे, ग्लोबल वार्मिंग पैदा थोड़ी हो गया था पहले से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, कार्बन का इतना ज्यादा एमिशन हो रहा है, कार्बन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे अर्थ पे टेम्परेचर के लिए, लेकिन अभी आपने एक्सेस में कर दिया। एक्सेस में कैसे कर दिया, आप जंगलों को काट रहे हो, तो जो नेचर ने एक प्रोसेस बना रखा था कार्बन और ऑक्सीजन का आना और जाना, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब जो है जंगल नहीं है तो हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है उसमें CO2 जा नहीं रहा है, कम से कम जा रहा है क्योंकि पेड़ ही नहीं है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो अब एब्जॉर्ब करने के लिए, तो अब CO2 का एमिशन ही हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह अनाजों का उत्पादन कर रहे हो, जंगलों की बड़े लेवल पर कटाई करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि भाई आप ज़्यादातर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में या फिर आप उसको सिटीज़ में कन्वर्ट कर दे रहे हो, जो भी हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो रही है, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी है आप भी नेचर पर इंपैक्ट डाल रहे हो, आप भी नेचर को प्रभावित कर रहे हो। अब आप देखते हो कि कभी कभी किसी किसी जगह पे अचानक से बाढ़ आ रहा है, कभी कभी रैंडम सूखा पड़ जा रहा है, कभी भी बारिश हो जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स है आर्कटिक अंटार्कटिका रीजन के जो पिघलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। हिमालयाज की भी बात करें उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी नेचुरल फिनोमिना, लेकिन अब आपकी एक्टिविटी की वजह से इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो राइटर यहाँ पर बस इसी के साथ शुरुआत करता है कि अगर हम नेचर और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो नेचर भी ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता रहा है। एंशिएंट टाइम पीरियड का उसने एग्जांपल दिया और बोल रहा है कि एंशिएंट टाइम पीरियड से ही ह्यूमंस ने भी नेचर पर इम्पैक्ट डालना चालू किया। कैसे, तो जब हम कैपेबल हुए, जब हम लायक हुए, हमें लोहे के औजार मिले, हथियार मिले, हमने जंगलों की सफाई करी, हमें खेती आया, हमने खेती करना चालू किया, हमने मानव बस्तियाँ बसाई। तो ये सब नेचर ने नहीं दिया था, हमने स्टार्ट किया और हमने नेचर को अपनी तरह से धीरे धीरे प्रभावित किया। बस ये यहाँ पर
बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी, शताब्दी नहीं सहस्राब्दी की बात कर रहा है, यानी कि 2000 to 3000 BCE की बात कर रहा है कि आपको बड़े लेवल पर अगर हम दिखाएं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, तो हमें पता लगता है कि देखो नेचर ने कितने बड़े लेवल पर मूवमेंट कराया है एंशिएंट टाइम पीरियड में। मतलब हमें क्या करना है, हमारी दिशा क्या होगी, उसमें प्रकृति ने प्राचीन काल में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसका यहाँ पर एक राइटर एग्जाम्पल दे रहा है। राइटर यहाँ पर बोलता है कि आप ये देखिए कि लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, तो इस समय हमें दिखाई देता है कि जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन था वो कैसा था, ड्राई रीजन था, ड्राई एंड कोल्ड। ठीक है, तो घोर सूखापन था और बहुत ठंडा क्षेत्र था, बहुत ही कम तापमान था, ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो राइटर यहाँ पर बोलता है कि अगर आप 2000-3000 ईसा पूर्व की बात करें तो सेंट्रल एशिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, मतलब क्लाइमेटिक ऐसा क्लाइमेटिक रीजन था कि बहुत ड्राई था, यानी वहाँ पे वर्षा नहीं थी। दूसरा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान कम था, तापमान बहुत कम था। ठीक है, तो राइटर बोलता है कि इसी की वजह से हमें पता लगा कि भाई जब क्लाइमेट आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, तो ह्यूमन क्या सोचता है कि हम यहाँ से मूव करें। आपके समझ में आ रहा है? तो आज तो इतना नहीं है, आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो आज हमने साइंटिफिकली बहुत आगे जा चुके हैं, लोग बहुत चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। जैसे आज गर्मी भी है तो लोग अपने घर में एसी लगा ले रहे हैं। ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं जिसकी वजह से आपके पास तक पानी की सुविधा पहुंच पा रही है। नहरें हो गए और बहुत सारी सुविधा है जिससे आपको पानी घर बैठे बैठे मिल पा रहा है। ठीक है, नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने अचीव कर लिया है। तो आज इतना बड़ा मूवमेंट हमें इन वजह से नहीं दिखाई देता है। लेकिन राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन था वो बहुत ड्राई था, कोल्ड था, तो वहाँ के लोग वहाँ से मूव करना चाहते थे। और यही रीज़न था कि लगभग दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती थी। तो दक्षिण मध्य एशिया के बहुत सारे लोग कम ठंड वाले इलाकों की तरफ मूव करते हैं, खोज करते हैं, और उसी खोज करने के क्रम में वो भारतीय उपमहादेश की ओर चल पड़े। और यही आगे चल के हमें हिंद आर्य भाषा भाषी या ऋग्वैदिक लोक के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये जो आप आर्यंस का इन्वेजन देखते हो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, हमें आर्य आते हुए दिखाई देती। तो राइटर बस यही बोल रहा है कि देखो भाई नेचर ने क्या डिसाइड किया, जो हमारे इंडिया में आर्यन या वैदिक कल्चर दिखाई देता है, बेसिकली इसमें नेचर का योगदान था। कैसे कि आर्यंस वहाँ से मूव करके आए क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उनके फेवरेबल नहीं था, और फेवरेट क्लाइमेट के सर्च करते हुए उसको खोज करते हुए भारत में आकर यहाँ आकर बसे, और एक पूरा का पूरा वैदिक कल्चर जो है वो डेवलप किया, जिसका बहुत बड़ा जो हमें इम्पैक्ट दिखाई देता है आज इंडियन सोसाइटी पे। ठीक है, आगे बोल रहा है इस प्रकार भारत में प्राचीनतम मानव बस्तियां जो है, बोल रहा है कि नेचर इतना ही नहीं, ये तो आपने एक एग्जांपल दिया कि भाई किस तरह से क्लाइमेट चेंज होने से मूवमेंट होती है, जैसे आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का दिया। आपने बोला किस तरह से क्लाइमेट नेगेटिव होने पे मूवमेंट होती है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर सेंट्रल एशिया से मूव करके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि लोकल लेवल पर भी मूवमेंट जो होती है या बसाव हमें दिखाई देता है, नेचर उस पर बहुत इंपैक्ट डालता है। क्योंकि एंशिएंट टाइम पीरियड के आप जितने भी सिटीज़ देखो, जो भी आप सिविलाइजेशन देखो, वो किस जगह पर बसती थी, तो आप देखोगे कि लोग आपको ज़्यादातर कहाँ पर मिलते थे। प्राचीन मानव बस्तियाँ आपको बसते हुए दिखाई देती थी कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर, जहाँ पर पहाड़ होते थे, जहाँ पर पठार होते थे, जहाँ पर जंगली क्षेत्र होता था, मतलब झील, नदी या आसपास हो, जानवर हो आसपास, ताकि वो शिकार करने आ जाए। तो एंशिएंट टाइम पीरियड में इवन वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये अगर आपका वर्ल्ड मैप आप यहाँ पर देखकर चले तो जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं थी, चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात करें, नील नदी के आसपास हमें बसते हुए दिखाई देती है, चाहे आप मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें, कहाँ पे, यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के आसपास बसते हुए दिखाई देती है, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, कहाँ पे, सिंधु नदी के चारों ओर, या चीन की सभ्यता की बात करें, हुआंगहो रिवर के चारों ओर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि नेचर ने लोकल लेवल पर भी इम्पैक्ट डाला है कि आप जितनी
भी सिविलाइजेशन देखो, किसी भी बड़े कॉन्टिनेंट की या फिर बड़े कंट्री की, प्लस बोल रहा है कि लोकल लेवल पर अगर वहां पर आप बसाओ भी देखो तो देखोगे कि ज्यादातर लोग जो है ना वो नदी के किनारे बसते थे ताकि वहां से उन्हें पानी मिल जाए, प्लस उसी नदी के किनारे जितने भी उसके आसपास के जंगली जानवर होंगे वो पानी पीने आएंगे, तो उनके लिए ईजी है कि वो वहां से फटाफट शिकार भी कर लेंगे, जंगल से उन्हें नेचुरल फूड भी मिल जाएगा, जो भी जंगली अनाज है या फल फूल हो गए वो भी उन्हें उपलब्ध हो जाएगा। तो बस यहाँ पे राइटर यही बता रहा है कि देखो किस तरह से नेचर एंशिएंट टाइम पीरियड से ह्यूमंस को डायरेक्ट करते रहा है और हमें पता भी नहीं लगा है। मतलब आज जाके आप बहुत कुछ बैलेंस कर पा रहे हो, लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड में तो देखो मूवमेंट सारा नेचर की वजह से हो रहा है, बड़े लेवल पर नेचर हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है और कई सारी चीजें नेचर ने डिसाइड किया है कि क्या कहां पर होने वाला है। ठीक है, आगे बोल रहा है पर्यावरण और मानव बस्तियां, यानी कि अब आप क्या इस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे नेचर ने आप पर इम्पैक्ट डाला एंशिएंट टाइम पीरियड में, एंशिएंट में तो हम बहुत लायक थे नहीं, हम अभी डेवलपिंग स्टेज में ही थे, लेकिन अब आप बहुत लायक हो चुके हो तो डेफिनेटली आप अपना जो है वो स्किल्स दिखा रहे हो, और स्किल दिखा के अब आपने क्या करा है, नेचर पर इम्पैक्ट डाला है। तो आपने नेचर पर इम्पैक्ट कब से डालना चालू किया, बड़े लेवल पर अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आयरन हमारे हाथ में आया, लोहा हमारे हाथ में आया, हम लोहे के औजार बनाने के लायक हुए, हमने चालू कर दिया नेचर पर इम्पैक्ट डालना। लेकिन थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस रखना है। ये जो मैं इम्पैक्ट पढ़ाऊंगी एंशिएंट टाइम पीरियड से आप नेचर पर प्रभाव डालोगे, ये प्रभाव जो होगा ना वो नेगेटिव नहीं होगा। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो 18th सेंचुरी वाला प्रभाव होगा वो बहुत नकारात्मक होगा। ठीक है, तो यहां पर बस राइटर यही बोलता है कि अब आपने कैसे प्रभावित किया हमारे आसपास के पर्यावरण को। राइटर बोलता है यहाँ पे कि 500 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की कुल्हाड़ी और फाल का प्रयोग बड़े लेवल पर होने लग जाता है। ठीक है, गंगा के मैदान में जैसे ही अब होता क्या है, आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, वापस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मेटल्स की अगर हम बात करें या फिर जिस धातु की बात कर रहा है, तो सबसे पहला धातु जो ह्यूमन के द्वारा यूज किया गया था वो कौन सा था, तांबा था। ठीक है, अभी पैनिक नहीं होना है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब आपको पहले से आना चाहिए, आपको कुछ नहीं आना चाहिए, चलेगा, आप मानकर चलो आपका दिमाग खाली है हिस्ट्री के मामले में। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो, जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो फिलहाल के लिए शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ, अभी के लिए इसको रटो, इतना ध्यान रखो कि कुछ बताया है, कंसेप्ट समझो, इसका क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व होगा जैसे हमारे चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर अगर मैं धातु की बात करूँ तो पहला धातु या पहला मेटल जो ह्यूमन यूज करते हैं वो होता है तांबा, या जिसको आप कॉपर कहते हैं। और कॉपर जो वो न्यूलिथिक के बाद हमें दिखाई देता है, नवपाषाण काल के बाद। और कॉपर जैसे ही हमें मिला, ऐसा नहीं था कि कॉपर के आने से हमने सारे पुराने टूल्स यूज कर दिए, यानी ऐसा नहीं कि आज सोने की ज्वेलरी बनती है तो लोग चांदी का नहीं पहनते, आर्टिफिशियल नहीं पहनते, सारे ज्वेलरी चलते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए वो पुरानी चीजें चलती रहती हैं। साथ के साथ वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में पा रहे हैं, कितना समर्थ पा रहे हैं कौन सी ज्वेलरी कलेक्ट करने के लिए। अब मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं ताकि आप इससे आपको कनेक्ट कर पाए। फिलहाल के लिए यहाँ पर सबसे पहला मेटल जो ह्यूमन ने यूज किया वो कॉपर था, और कॉपर के साथ हमारे स्टोन टूल्स ऑलरेडी चल रहे थे, तो इस वजह से इस टाइम पीरियड को आपने क्या बोला, ताम्रपाषाण काल या फिर चालकोलिथिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो चालकोलिथिक टाइम पीरियड आया, हमने कॉपर का यूज किया, फिर धीरे धीरे हमें नए नए मेटल्स दिखाई दिए, हमें गोल्ड दिखाई दे रहा, सिल्वर दिखाई दे रहा है, ये सारे मेटल्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड, जहां पर ह्यूमंस इतने डेवलप हो चुके थे, हम इतने विकसित हो चुके थे तकनीकी के मामले में कि अब जो नेचर हमें मेटल दे रहा है वो नहीं, हम खुद से मेटल बनाने के लिए कैपेबल हो चुके थे। और अब हम क्या कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तांबे में टिन मिलाकर एक नया मेटल बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कांसा, और कांसे का बड़े लेवल पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होता है, इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइम पीरियड तक हमें लोहे के बारे में नहीं पता था, सोना चल रहा है, चांदी चल रहा है, तांबा, टिन, कांसा, ये सब कुछ चल रहा है, इवन इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है। टिन जो है वो हम अफगानिस्तान वगैरह से आयात करके ला रहे हैं, लेकिन लोहा नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है आपका वैदिक एज। आर्यंस, अभी जो हमने बोला सेंट्रल एशिया से मूव करके इंडिया में आए, ये वैदिक आर्यंस जब इंडिया में आए तो इनिशियल जो
या अर्ली वैदिक पीरियड था, इनको भी लोहे के बारे में नहीं पता था। जो वैदिक पीरियड है ना, इसको बेसिकली आप दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जिसे आप बोलते हैं अर्ली वैदिक, सेकंड वन जिसे आप बोलते हैं लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक हमें दिखाई देता है अप्रॉक्स 1500 BC से लेके 1000 BC तक। यहाँ तक तो हमें लोहे के बारे में पता नहीं था। जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलने लग जाते हैं, लेटर वैदिक टाइम पीरियड यानी 1000 BC से लेकर लगभग 600 BC तक हमें पता लगता है कि यहाँ से आयरन इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में 1000 ईसा पूर्व के आसपास। और ये जो लोहा हमें मिला भी, तो ऐसा नहीं था कि लोहा मिलते ही हम तुरंत के तुरंत बड़े लेवल पर इसके औजार बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, लेकिन हाँ वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया। और इसके बाद से जब हमारे हाथ लोहा लग गया और अब हम लोहे के हथियार बनाएंगे, औजार बनाएंगे, तो उन औजारों से हम यहाँ से यहाँ मूव करें, यानी लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोग यहाँ मूव करते हैं। तो अब ह्यूमंस कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो यहाँ पर राइटर यही बताता है कि जैसे ही लोहा इंट्रोड्यूस्ड हुआ, अब आप बड़े बड़े लोहे के औजार बनाएंगे और उन औजारों का प्रयोग आप सेंट्रल इंडिया वाला जो ये गंगा घाटी वाला रीजन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था भौगोलिक ढांचा, जिसमें बताया था मॉनसून का वितरण, जंगलों का वितरण कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है रेनफॉल बढ़ते जाता है, वेस्ट टू ईस्ट जो है फॉरेस्ट की डेंसिटी भी बढ़ते जाती है। तो बस यही रीजन था कि जैसे ही लोहे का प्रयोग चालू हुआ, सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट था वहां पे जंगलों की कटाई बड़े लेवल पर चालू हो गई। अब हम इम्पैक्ट डालेंगे। तो राइटर यही बोलता है कि देखा आपने, नेचर ने आप पर कैसे इंपैक्ट डाला, क्लाइमेट चेंज हुआ, रिवर ने पाथ चेंज किए, ये सारी चीजें आप पर इंपैक्ट डाल रही है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों उसने एग्जांपल दिया। अब बोल रहा है कि ह्यूमंस ने कैसे इंपैक्ट डाला। तो लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास 500 BCE जब बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, लोहे के औजार बनने चालू होंगे बड़े लेवल पर, तो हमें पता लगता है कि लोहे की कुल्हाड़ी और फाल का प्रयोग होगा। अब लोहे की कुल्हाड़ी और फाल का कैसे यूज हो रहा है, तो गंगा के मैदान में लोहा ठोस धातु है, ठीक है। गंगा के मैदान में घने जंगल है, अब इन घने जंगलों को साफ करने के लिए ठोस धातु चाहिए। तो जब लोहे की कुल्हाड़ी बड़े लेवल पर बनने लग गई, तो जंगलों की कटाई बड़ी संख्या में होने लग गई, बड़ी मात्रा में। और जो वहां की जमीन थी ना, कड़ी कछार भूमि, उसकी जुताई के लिए, उसकी खुदाई के लिए हमें लोहे के फाल की आवश्यकता थी। तो जैसे लोहे का फाल ठोस धातु आया, अब उस कड़ी कछारी भूमि की जुताई होने लगे और अब यहाँ पे कृषि बस्तियां बसने लग जाएंगी। मतलब राइटर बोल रहा है कि आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर के बारे में पहले भी जानकारी थी, लेकिन जैसे ही लोहा हाथ लगा, आपने नेचर पे इंपैक्ट डाल दिया बड़े लेवल पर। अब आप जंगलों की कटाई करोगे, खेती करोगे, और खेती मतलब परमानेंट सेटलमेंट। मतलब खेती एक ऐसी चीज है ना जो आपके जीवन में स्थायित्व लाता है, क्योंकि भाई खेती ऐसा नहीं कि आपने आज बीज बोया और निकल गए, 4 महीने बाद आ रहे हो फसल काटने के लिए, नहीं, बोया है तो उसको पूरा सहेजना पड़ेगा जब तक आपकी पैदावार आपको नहीं मिल जाती। और यहीं से कृषि बस्तियां बसनी चालू हुई, लोग प्रॉपर सेटल होने चालू हो जाएंगे। तो पहले तो जंगल साफ किए, फिर आपने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया, फिर वहां पे ह्यूमन सोसाइटी बनेगी। तो सोसाइटी बनेगी, एक जगह रह रही है, तो डेफिनेटली वो भी उस पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगी। 16वीं 17वीं सदियों तक जंगल की कटाई, अब ये डायरेक्ट 500 BC से कहाँ पहुंचता है, 16 to 17 सेंचुरी के आसपास, यानी ये बात कर रहा है 1500 से लेके 1700 के बीच की, ठीक है। तो बोल रहा है कि 16वीं 17वीं, 1501 की बात कर लो, 16वीं 17वीं सदियों तक जंगल की कटाई हुई और पशुओं के शिकार हुए, बड़े लेवल पर हुए। कहाँ पर, इस वाले रीजन में ये चीजें चल रही हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड से तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, 500 ईसा पूर्व से ही हम इसके लायक हो गए थे। तो उसके बाद से महाजनपद बने, फिर उसके बाद से एम्पायर बना, मौर्यन एम्पायर है, पोस्ट मौर्यन एरा आया, गुप्ता दिखाई देते हैं, फिर हमें अर्ली मिडेवल में राजपूत स्टेट्स दिखाई देते हैं, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट दिखाई देता है, चोलास दिखाई देते हैं, मिडेवल में आपको सल्तनत काल दिखता है, मुगल काल दिखता है। तो यहाँ पर मुगल काल तक ये लेकर जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये तो हमें तब से लेके अब तक दिखाई देता है, मुगल काल तक दिखता है। 16वीं 17वीं सदियों तक जंगल की कटाई, पशुओं का शिकार, ये सब हम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जंगल बरकरार रहे। ऐसा नहीं था कि इतनी कटाई होने के बावजूद जंगल खत्म हो गई या उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है या फिर कुछ ग्लोबल वार्मिंग टाइप दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, ना हमने फील किया था। क्योंकि जब से मनुष्य ने वनस्पति का उत्पादन और पशुपालन शुरू किया, इन दोनों में वृद्धि हुई है। तो राइटर बैलेंस कैसे कर रहा है, राइटर का कहना है कि भले 500 BC से हमने जंगलों की कटाई चालू की, लेकिन इसके बावजूद हम उत्पादन भी कर रहे हैं, हम खेती भी कर रहे हैं, हमने शिकार किया, लेकिन शिकार के साथ साथ हम पशुओं का पालन भी कर रहे हैं। तो एक तरफ आप शिकार भी कर रहे हो, दूसरी तरफ पशुपालन भी कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, मतलब आपने
किसी जानवर को पाला, जैसे आपने भेड़ बकरी पाला, ठीक है, अब आप उसको काट के खा भी रहे हो लेकिन आप उसका उत्पादन भी तो कर रहे हो ना, पालतू है तो फिर उनकी संख्या भी बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाया क्योंकि हमने जहां नेचर से लिया वही नेचर को देना भी चालू करा। तो राइटर बस ये बैलेंस करता है कि ह्यूमन का जो इनिशियली नेचर पर इम्पैक्ट था वो नेगेटिव नहीं था, 500 ईसा पूर्व से 15-17 सेंचुरी तक आपने इसको प्रभावित तो किया, लेकिन वो प्रभावित इस कंटेक्स्ट में था कि आपने उससे कुछ लिया और उसको दिया भी। ओके, आगे बोल रहा है कि जंगलों की भारी कटाई होने वाला पारिस्थितिकी परिवर्तन आधुनिक समय की घटना है। तो जो आज आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं या बड़े लेवल पर और भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है हमारे नेचर पर और नेचर की वजह से हम पे, तो बोल रहे हैं कि ये इसका प्रभाव नहीं है जी, ये इसका प्रभाव है जो आपने अभी अभी शुरुआत किया है 18th सेंचुरी वाली इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, यहाँ पर यही बोल रहा है कि मानव बस्तियों के स्थान और आकार पर्यावरण संबंधित घटकों से निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि आज भी अगर हम ह्यूमंस का देखें तो ह्यूमन आपको वहीं पर बसते हुए रहते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट उनके फेवरेबल होता है, थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, बड़े लेवल पर नहीं। यानी आज भी आपको बोले जाओ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर रहो तो देखा वहाँ पे वास्ट स्थल, जीरो पॉपुलेशन हमें वहाँ पे दिखाई देता है, वहाँ पर हमें बस कुछ शोध केंद्र दिखाई देते हैं अलग अलग देशों के, ठीक है, क्योंकि भाई फेवरेबल नहीं है ना, आपके फेवर में नहीं है चीज़ें, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पर आपके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो बोल रहे हैं कि आज भी मानव बस्तियाँ कितना ही आप डेवलप हो चुके हैं लेकिन मानव बस्तियों के स्थान और आकार कि आप कहाँ रह रहे हैं प्लस उसका आकार क्या होगा, भले आज आप बहुत सारे यूरोप के नॉर्थ में या फिर आर्कटिक रीजन में बहुत सारे देश देखते हैं, लोग वहाँ रहते हैं लेकिन आप उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी आज भी देखते हैं कम है, तो भले मानव का बसाव है लेकिन फिर आकार नहीं है। तो मानव का बसाव और क्या उसका आकार होगा ये कहीं ना कहीं आज भी किसके द्वारा निर्धारित होती है, जलवायु संबंधित घटकों के द्वारा। मानव जो है वो कैसे डिसाइड करता है उसको कहाँ रहना है, तो बेसिकली जो एक बहुत बेसिक चीज़ें होती है ना वो हम देखते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का सॉइल कैसा है, फर्टाइल है या नहीं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है या नहीं, टेम्परेचर, रेनफॉल, बहुत ठंड तो नहीं है, बहुत गर्मी तो नहीं है, सॉइल इसलिए देखते हो क्योंकि सब ज़्यादातर देखो क्या होता है ना कि इस तरह वाले क्षेत्र में सर्वाइव करना इजी होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा, उसका रीज़न क्या है, सॉइल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसी के साथ राइटर जो है इसको एक तरह से समरी जो है इसकी बताता है। आगे क्या बोल रहा है राइटर कि इसी वजह से 500 ईसा पूर्व के बाद के काल में गंगा के मैदान में मानव बस्तियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। बोल रहा है कि भले ही ह्यूमंस ने जंगलों की कटाई की, गंगा नदी घाटी है वहां पर बड़े लेवल पर आपने जंगलों की कटाई करी लोहे का प्रयोग करते हुए, लेकिन आपको लग रहा है कि आप जा रहे हो गंगा घाटी की तरफ बसने, लेकिन एक्चुअली आपका इंटेंशन क्यों है गंगा घाटी की तरफ बसने, क्योंकि वहां पर वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो भले आप उस लायक बने वहां जाके बसने के, लेकिन फिर भी नेचर ने ही आपको अट्रैक्ट किया। तो बोल रहे हैं कि यहां पर भी स्पेसिफिक जाके प्रकृति का दोहन करके जो हम बसे हैं उसका रीजन प्रकृति ने ही निर्धारित किया है, प्रकृति ही आपको आकर्षक बना रहा है वहां आने के लिए। कैसे, वहां पर आपको रिवर्स दिखाई दे रही है, ये गंगा घाटी में नदियों का जाल है, नॉर्थ से साउथ से घने तरीके से गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो बस यही वजह था कि 500 BC के आसपास हम उधर की तरफ मूव किए, जब हमें लोहा मिला तो हम उधर ही क्यों गए, उसका रीजन बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे भरे पड़े थे, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे नदियाँ, बोल रहे हैं कि नदियाँ जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सेंट्रल गंगा वैली वाले रीजन में, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ना केवल परिवहन की मार्ग बनी, यानी कि आज तो आप इजीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे आपके पास साधन है, उस समय नदियाँ ही मेन सोर्स हुआ करती थी। तो ये जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है ना, यहाँ पर रिवर सिस्टम का जो जाल सा बिछा हुआ था, उन्होंने परिवहन के लिए एक बहुत सुदृढ़ आधार दिया। प्लस ये नदियों में मॉनसून प्रभावित क्षेत्र है, अच्छा खासा भारी बारिश होता है गंगा घाटी में। अब वहाँ पे बारिश की वजह से क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो जाता है पानी और बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, बाढ़ जो है आसपास के जंगलों को ना केवल साफ करता है, तटों को साफ करता है, मतलब जो भी उसके आसपास का कोस्टल रीजन है उसे बाढ़ के पानी से वो पूरा का पूरा क्लीन हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि वो जो वहाँ का सॉइल है ना उसको फर्टाइल भी बना रहा है, उसकी
जो भूमि है उसको उपजाऊ भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वहाँ की रिवर्स थी ना, वो उस आसपास के क्षेत्र को कृषि के लिए भी उपयुक्त बना रही थी। ये भी रीजन था कि हम उधर की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात बोल रहा है कि 2500 ईसा पूर्व में नदियों के मार्ग परिवर्तन से मानव बस्तियों पर प्रभाव पड़ा। ये वही एग्जाम्पल दे रहा है जो मैंने अभी आपको बोला कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी नदियों ने बहुत प्रभावित किया है ह्यूमन के मूवमेंट को। ठीक है, तो ये चीजें कनेक्टिविटी थोड़ी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा है। पहले तो इसने ये बोला कि भाई आप इतने लायक हो गए कि आपने यहाँ का दोहन करना चालू किया 500 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी का, लेकिन वहीं ये बोल रहा है कि आप दोहन भी उस जगह का इसलिए कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको रिवर मिल रहा है वहाँ पर, आपको घने जंगल मिल रहे हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें वहाँ मिल रही है, तो आप उधर की तरफ मूव कर रहे हो, फर्टाइल लैंड मिल रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इस काल में दोआब और मध्य गंगा मैदानों में बहुत सारे हमें सिटीज मिलते हैं। इवन बोल रहा है कि जो आप सिटी भी बसा पाए हो, भले आप कैपेबल थे नगर बसाने के लिए, लेकिन नगर भी आप वहीं बसाते थे जहां पर आपको जहां पर आप देखते हो कि रिवर्स थी बहुत सारी, या फिर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो एक दूसरे से मिल रही थी। उस पॉइंट पर हमें बड़ी बड़ी सिटीज बसते हुए दिखाई देते। इवन ना केवल उस टाइम पे, आज भी आप इंडिया की बहुत सारी सिटीज देखते हो वो नदियों के संगम पर है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रयागराज है, बनारस है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि इसी काल में, एंशिएंट टाइम पीरियड में, हमें दिखाई देता है कि दोआब और मध्य गंगा मैदानों में बहुत सारे सिटीज भी डेवलप हुए। और वो जो सिटीज डेवलप हुए उसमें नेचर का क्या रोल था, तो नेचर ने कुछ ऐसे रिसोर्सेज दिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम आप बार बार सुनेंगे, पाटलिपुत्र का नाम आप लोग बार बार सुनते हैं, यहाँ हमें दिखाई देता है। बेसिकली पाटलिपुत्र का नाम आप क्यों सुनते हैं, क्योंकि ये कैपिटल बनती है मगध की। पहले राजगृह हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ, और इवन मौर्यंस तक रूल करते हैं ना, पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाते हैं। फिर पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में, फिर गुप्तास टाइम पीरियड में, तो एंशिएंट टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये जो दिल्ली वाला जो रीजन है ना, ये मिडेवल में जाके इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पाटलिपुत्र जो एक सिटी में कन्वर्ट हुआ था, कैपिटल बना था, उसका रीजन क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब पाटलिपुत्र कहाँ सिचुएटेड था, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन के संगम पर। तो पाटलिपुत्र की ऐसी कुछ लोकेशन थी कि ये नदियां उसके चारों जल दुर्ग बनाती। जल दुर्ग का क्या मतलब होता है कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, तो कोई भी उस पर इन्वेड नहीं कर सकता है। पानी में थोड़ी सी हमारी क्षमता जो है वो शिथिल पड़ जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने सहायता करी। नदियों के चारों ओर ही हमें बड़े बड़े सिटीज बसते हुए दिखाई देते हैं एंशिएंट टाइम पीरियड में। तो नेचर इस तरह से आप पर इंपैक्ट डाल रहा है। एक और एग्जाम्पल दे रहा है ये चिरांद के बारे में। चिरांद जो एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, नियोलिथिक साइट है, और ये भी गंगा और घाघरा इन दोनों के संगम पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही एग्जाम्पल के साथ में इसको राइटर एंड करता है। अब यहाँ पर बोल रहा है वर्षा और मानवीय प्रयास, मतलब जो हमें दिखाई देता है रेनफॉल, और रेनफॉल और ह्यूमंस के बीच में क्या कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है एंशिएंट हिस्ट्री से। तो बोल रहा है कि आज जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो कई चीज़ें आपको ऐसी दिखती हैं जो आप सोचते हो कि यार ऐसा कैसे, ये तो फेवरेबल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि आपने पढ़ाया क्लास में, आप अगर पूछेंगे कि भाई अभी तो आप क्लास में पढ़ा रहे थे कि जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक रीजन है या फिर आपके अनुकूल मौसम संबंधी स्थिति है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस जगह पर था वहाँ पर तो हमें रेनफॉल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेस्ट टू ईस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, यानी वेस्ट में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मानसून के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या ऐसा रीज़न है और अरावली के पैरेलली किस तरह से मानसून जो विंड्स है वो मूव कर जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे राइटर यही बोल रहा है। राइटर ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, जो आज आप देख रहे हैं ऐसी ही चीजें पुराने समय में भी थी। ठीक है, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है वो भी समय समय पर बदलता रहता है, नेचुरली भी कुछ चीजें चेंज होती हैं। जैसे बोल रहा है कि आज का जो आप हड़प्पा संस्कृति जब ऑब्जर्व करते हैं एक्सकेवेशन में, जो पूरा हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई देता है, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है। अगर आप आज के कंटेक्स्ट में इसको ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगता है ये कहाँ पर है, शुष्क और अर्ध मरुस्थलीय कटिबंध में दिखाई दे रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे क्षेत्र में सिविलाइजेशन बस कैसे गई। तो राइटर यहां पर यही बोलता है कि जब वैज्ञानिकों ने चीजें ऑब्जर्व की तो उन्हें पता लगा कि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास हमें पता लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल हुआ करते थे। एविडेंसेस मिले हैं कि उस समय यहाँ पर चीजें फेवरेबल थी, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आने लग गई, हड़प्पा
संस्कृति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो आपको उस समय के क्लाइमेटिक रीजन के बारे में भी जानना होगा। जैसे यहाँ पे राइटर बोल दे रहा है, क्लियरली बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हुए आप लोग क्वेश्चन मार्क मत लगा देना कि भाई क्यों, यहाँ पर तो प्राकृतिक चीजें आपके फेवर में है, ये नहीं है ही नहीं, आज नहीं है, उस समय पर था, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट, इसी प्रकार महाराष्ट्र में इनाम गांव हमें दिखाई देता है। जब आप चालकोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अगले के अगला चैप्टर आएगा स्टोन एज, स्टोन एज में आपको बेसिकली 4 चैप्टर्स पढ़ाने वाली, पैलियो, मीजो, नियो और फिर चालकोलिथिक। तो उसी चालकोलिथिक साइट में हम एक महाराष्ट्र का गांव पढ़ते हैं, इनाम गांव, और बहुत बड़ा एक साइट था। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वनस्पति और पशु के अवशेष मिले हैं उससे प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व के आसपास कैसी अवस्था थी, शुष्क अवस्था थी। ठीक है, तो बेसिकली ये बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर राइटर कि वर्षा और मानवीय प्रयास, मतलब जो रेनफॉल है उसने भी ह्यूमन पर कैसे इम्पैक्ट डाला, ह्यूमन का कहाँ पर बसाव हो रहा है, उसमें रेनफॉल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है बेसिकली आप वहीं जाकर बसेंगे, और जैसे जैसे रेनफॉल जो है वो चेंज होता गया, उसने अपना पैटर्न बदला, ह्यूमन का मूवमेंट भी होता गया। फॉर एग्जाम्पल आज आप देखो ह्यूमन्स जो है ज़्यादा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो इस रीजन में दिखाई देती है। उसका रीज़न भी ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है ना। कल के ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पैटर्न बदल रहा है, 25 to 30, 37, फिर 37 to 60, 60 to 125, 125 to 250। तो रेनफॉल पैटर्न जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ने पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के रेनफॉल भी आप पर इम्पैक्ट डालता है। फिर बोल रहा है कि वर्षा आपके तो मूवमेंट पे प्रभाव डाल ही रहा है, और बोल रहा है कि साथ ही साथ ये खेती पर भी इम्पैक्ट डालता है। वर्षा अगर प्रॉपरली हो रही है तो खेती और बस्तियां बसाने में सहयोग देती हैं। ठीक है, यही रीज़न था कि गंगा घाटी में आप गए, प्रॉपर वहाँ पे रेनफॉल हो रहा था, आपने वहाँ पे एग्रीकल्चर किया, क्योंकि मॉनसून प्रभावित भारत देश है। आज इतनी सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, आपको पता है ना, अलग अलग इरिगेशन या फिर सिंचाई की व्यवस्था आ चुकी है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। लेकिन इसके बावजूद एक साल भी मॉनसून अगर नकारात्मक रहा तो भारत में इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है, हर एक सेक्टर इससे प्रभावित हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो बस राइटर यही बोलता है कि भाई भारत मॉनसून प्रभावित देश है, तो वर्षा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से खेती को प्रभावित करती है। जहां पर वर्षा है वहां पर खेती होगी, और जहां खेती है वहां पर बस्तियां बसेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्षा केवल पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालती थी, कहीं कहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, क्योंकि भारत का जो ये वाला रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर वाला, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये आपका ये आपका जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और बहुत अत्यधिक वर्षा के कारण कई कई बार होता है जैसे बाढ़ जैसी स्थिति आती है, लोगों का मूवमेंट रुक जाता है। जैसे वर्षा काल में हमें दिखाई देता है गौतम बुद्ध 4 महीने के लिए अपना मूवमेंट रोक देते थे। बौद्ध सन्यासी बेसिकली क्या हुआ करते थे, तो बुद्धिस्ट जो भी मॉन्क्स होते थे उनका काम होता था भिक्षा मांगना, और भिक्षा मांग के लोगों को ज्ञान देना, उपदेश देना, और उपदेश देते हुए रुकना नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना। लेकिन ये वर्षा ऋतु के समय जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो कहीं ना कहीं गुफाओं में जाके शरण लेते थे। तो बोल रहा है कि हमें कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, आप देख रहे हो, मतलब नेचर हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड से ही हमारा बसाव कहाँ होगा, हमारी मूवमेंट कहाँ होगी, हमारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, इन सबको नेचर क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, कुछ अन्य प्राकृतिक संकट भी हैं इसके अलावा, जैसे बाढ़ है, तूफान है, भूकंप है, ये सब भी हमें दिखाई देता है, हम पर इम्पैक्ट डालते रहे बड़े लेवल पर। एक इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दे रहा है राइटर, किसका, मगध में अकाल पड़ा था। आप ये स्टोरी पढ़ेंगे जब मैं आपको जैनिज्म के बारे में पढ़ाऊंगी। जैनिज्म हमारा एक बाकायदा पूरा चैप्टर होने वाला है। तो जैनिज्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही ये मगध और आसपास के क्षेत्र में फलते फूलते हैं। अब होता क्या है, ये जो महावीर स्वामी इनकी डेथ के बाद से जो उनके जितने भी अनुयायी थे वही इस जैन धर्म को आगे ले जाते हैं, और उसमें 2 फेमस इनके अनुयायी थे। एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरा था स्थूलभद्र। हमें स्टोरी में नहीं जाना है, हमें बस इतना जानना है कि राइटर यहाँ पर ये बोल रहा है कि मगध में एक बार अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने पे भद्रबाहु कुछ जैन सन्यासियों के साथ कहाँ चला जाता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, कि सब यहाँ पर रहे, कहीं पूरा का पूरा जैन धर्म जो हम अनुयायी है हम एकदम से खत्म ना हो जाए, ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा हमारे धर्म के लिए। तो कुछ यहाँ से मूव कर जाते हैं ताकि अकाल समाप्त हो, फिर हम लौट कर आए। और जब ये लौट कर गए तो वहाँ जो जैन सन्यासी थे जो मगध में रह रहे थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और ये नग्न रहने वाले थे, इन्हें दिगंबर कहा गया। लेकिन जब ये गए तो श्वेतांबर दिगंबर नहीं, पहले इनमें बाकायदा
डिस्प्यूट हुआ है, विवाद हुआ है, विवाद होने के बाद से ये स्प्लिट हुए। तो बोल रहे हैं कि देखो नेचर ने इन्हें स्प्लिट करा दिया, ना वो अकाल आता, ना ये मूव करते, ना ये दोस्त, आप समझ पा रहे हैं। तो नेचर जो है वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट डालता रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं लगता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते रहे हैं हर तरीके से प्रकृति से, ठीक है। आगे बोल रहा है प्राचीन काल में पर्यावरण संबंधी चेतना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड में नेचर ने हम पर इम्पैक्ट डाला। हम तो इतने लायक थे नहीं, हम थोड़े बहुत लायक हुए हैं 500 BC के आसपास, जब बड़े लेवल पर लोहे के औजारों का प्रयोग हुआ। तो हम लायक भी क्या हुए, हम इतने लायक हुए कि हमने जंगलों की कटाई करी, खेती करे और हमारा बसाव चालू हुआ। इवन राइटर ने क्लियरली बोल रहा है कि 15 से 17 सेंचुरी तक तो यही प्रोसेस था कि आप बस इतना ही करने के लिए लायक थे, और जो भी आप कटाई कर रहे थे, जो भी आप जानवरों का शिकार कर रहे थे, वो भी आपने बैलेंस कर दिया बाद में पशुपालन करके, खेती करके। कुल मिला के राइटर ने ये बोला कि आपका जो प्रभाव था वो नकारात्मक नहीं था। कब तक? जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया। जो आज आप देख रहे हैं वो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की करनी है, आधुनिकता जो मॉडर्नाइजेशन कह रहे हो उसकी सारी करनी है, जो हमें भोगना पड़ रहा है और आगे और भोगेंगे भी। बस यहाँ पर राइटर एंड कैसे करता है, राइटर बोल रहा है कि आपने दोनों का रिलेशनशिप देखा एंशिएंट टाइम पीरियड से, कि कैसे नेचर हम पर इंपैक्ट डाल रहा है, नेचर का ज्यादा प्रभाव रहा है एंशिएंट टाइम पीरियड में, और हमने क्या इंपैक्ट डाला है थोड़ा बहुत एंशिएंट टाइम पीरियड में पॉजिटिवली, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब राइटर ये बोल रहा है कि क्या हम आज जो पर्यावरण के प्रति जागृत हो रहे हैं, आज आप बोल रहे हो पर्यावरण बचाओ, तो क्या एंशिएंट टाइम पीरियड में हम अपने प्रकृति के लिए जागृत नहीं थे? तो राइटर बोलता है कि नहीं, आप देखो इवन आज का जो इंडियन कल्चर है वहां पर जो प्रकृति के प्रति प्रेम है, जो नेचुरली प्रेम है, वो एंशिएंट टाइम पीरियड से ही डेवलप हुआ है। बहुत सुंदरता के साथ राइटर ने एंड किया जहां पर बोला है कि प्राचीन भारत से ही जो हमारे देश की नदियां रही हैं ना, उनको ईश्वर तुल्य माना गया। मतलब नदियों को माता की संज्ञा दे दी गई है ना, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये जो भी नदियां हो गई, तो प्राचीन भारत में नदियां ईश्वर तुल्य मानी गई हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देख सकते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो हमारा अर्ली वैदिक टेक्स्ट है उसमें बताया गया है सरस्वती नदी को देवी माना गया है, नदीतमा, देवीतमा, इस तरीके के टर्म्स यूज किए जा रहे हैं सरस्वती के लिए, उसको देवी का रूप माना गया, ठीक है। वही वैदिक उत्तर काल में यानी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, यानी ऋग्वेद के बाद वाला जो टाइम पीरियड है उसमें गंगा को महत्व प्राप्त हो गया है और गंगा को मातृ देवी माना गया है। इवन आज भी आप, ये मैंने पिक्चर्स आज के कंटेक्स्ट में लगाई है, तो आज भी आप जाओ गंगा घाट पे जाओ, बनारस में जाओ, आप देखो बड़े लेवल पर आरती होती है। गंगा जो नदी है उसको माता मान के पूजते हैं, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये मॉडर्नाइजेशन का परिणाम नहीं है, ये अभी कोई जो पर्यावरणविद है उन्होंने नहीं बोला है कि गंगा को पूजो, ये एंशिएंट टाइम पीरियड से है। यानी एंशिएंट टाइम पीरियड में जहां पर हम पर्यावरण को प्रभावित कर रहे थे, हम पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे थे। ये देखिए, हम पर्यावरण से जब कुछ लेते थे ना, आज हम क्या हो चुके हैं, गद्दार टाइप के हो चुके हैं कि हम केवल पर्यावरण से लेते हैं, उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड के जो लोग थे वो पर्यावरण से लेके उसको थैंक यू करते थे। कैसे? कि आपने नदी का यूज किया और आप नदी की देवी के रूप में पूजा कर रहे हो। इतना ही नहीं, आप पृथ्वी को क्या माना जाता है, उर्वर की देवी माना जाता है ना। मतलब आपका जो पूरा का पूरा अर्थ है, एक्चुअली अर्थ मतलब जो जमीन है, जमीन जीवित है। जीवित कैसे? कि जमीन में बीज बोया, जीवन उग गया, पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधों से जानवर, और इन्हीं सब से तो हम जिंदा है। तो एक्चुअली हमारी अर्थ जो वो पूरी तरह से जीवित है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि पृथ्वी जो हमें जीवन दे रही है, जल जो हमें जीवन दे रहा है, इसी से ही सारी वनस्पति, पशु, ये सब है। तो हम इसके लिए थैंकफुल रहे एंशिएंट टाइम पीरियड से। एंशिएंट टाइम पीरियड से ही पृथ्वी की पूजा हो रही है माता मान के, जल की पूजा हो रही है माता मान के। क्यों भाई पृथ्वी को माता की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि माता ही पोषित करती है ना अपने बच्चे को, मतलब पेट में पालना, फिर उसको जन्म देना, ये सारा। तो हमारा जो एंशिएंट कल्चर है ना, वो ही इन सब चीज़ों को लेकर आया और वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये जो संरक्षित कर रहे हैं, इस संरक्षण में कहीं से कहीं तक ये वाला भाव नहीं है कि भाई मुझे बचाना है, डर वाला नहीं। ये संरक्षण रिस्पेक्टफुली हो रहा है कि नदी हमें कुछ दे रही है, पृथ्वी हमें कुछ दे रही है, पानी से हमारा जीवन है, तो हम इनके लिए अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो एंशिएंट टाइम पीरियड से ही संरक्षण चालू हो चुका है। मॉडर्नाइजेशन तो अलग है, ये तो अब आप प्लेटफॉर्म पे जा जाकर बोल रहे हो बचाना है, बचाना है, बचाना है, और बचा भी
नहीं रहे हो एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही थी, ठीक है। इतना ही नहीं, आज आप देखते हो इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली मैं बात करूंगी हिंदू कल्चर में, आप देखते होगे कि जितने वृक्ष हैं, नीम, पीपल, वट, शमी, तुलसी, ऐसे बहुत सारे वृक्ष है जिनको पवित्र माना जाता है, बहुत पायस माना जाता है कि बहुत पवित्र है। और पवित्र माना क्यों जाता है, तो इन सब का वो यूज़ कर रहे थे औषधीय पर्पस से, मतलब मेडिसिनल पर्पस हो गया या और भी पर्पस था। उनको पता था कि ये जो ट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इन वृक्षों का महत्व था। तुलसी आज बोला जाता है कि औषधीय पौधा है, इतने सारे बीमारियों का इलाज जो है इसमें छुपा होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको ट्रिगर होने से बचाता है, उसको सेटल करने लग जाता है। इवन कैंसर तक के पेशेंट को इसको यूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो इनके मेडिसिनल पर्पस की वजह से राइटर बोल रहा है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में हम थैंकफुल थे इनके लिए। और हम थैंकफुल कैसे हुए कि इन पेड़ों का केवल हमने प्रयोग नहीं किया, बल्कि इनको लगाया भी, इनकी पूजा भी की, और जगह जगह पर अननेसेसरी इनको काटने से रोका। तो आज आप देखते होंगे पीपल वगैरह के जो पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, जनरली उसे काटा नहीं जाता, लगाया जाता है इसके मेडिसिनल पर्पस की वजह से। और इंडियन सोसाइटी में इनकी सुरक्षा की जाती है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग स्टोरीज दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मतलब बनाया गया है, अब हमें लगता है कि भाई ये तो कहानी है, ये तो ऐसे ही बना दिया गया, लेकिन किस पर्पस से बनाया गया आप एक्चुअली समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर बस इसी तरह से एंड करता है कि जो हमारा एंशिएंट रिलेशनशिप है ह्यूमंस का नेचर के साथ में, एक्चुअली वो रिलेशनशिप बहुत सुंदर रहा है। आज अगर आप देखो तो वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन उस समय हमारा रिश्ता प्रकृति के साथ कितना अच्छा था कि प्रकृति हमें प्रभावित कर रही थी, हमारे मूवमेंट को, हमारे कल्चर को, हमारी इकॉनमी को नेचर ने समय समय पे प्रभावित किया, ना नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। आप बता सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप वैदिक आर्यंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सेंट्रल एशिया से कैसे मूव करके आए, आप क्यों मूव करे गंगा घाटी में उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब आप नेचर ने हम पे क्या इम्पैक्ट डाला ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्लस आपने कब से इम्पैक्ट डालना चालू किया, 500 BC के बाद से बड़े लेवल पर डल रहा है। जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो एक पर्टिकुलर रीजन में, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, आप जो है बस्तियां बसा रहे हो, लेकिन ये सब सकारात्मक हो गए कब, जब एक बार आपने इसे करना सीख लिया तो आपने पालन पोषण भी किया, मतलब पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट डाला, ठीक है। और जब आप पूरे एंशिएंट टाइम पीरियड में 15 to 17 सेंचुरी तक, ये सारा एंशिएंट क्या मिडेवल ही आ गया है आपका, एंशिएंट टू मिडेवल, जब आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं था कि आप प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो। बोल रहे एंशिएंट टाइम पीरियड में हमने जब से इनका यूज़ करना चालू किया, हमने पेड़ पौधे, चाहे जीव जंतु हो गए, यहाँ पे आपका पशुओं का भी लिखा होगा कि आप देख लो, पशुओं को भी इवन संरक्षित किया जाता है, पशुओं का भी पालन किया जाता है। और आज आप देखते हो जो बोला जाता है कि गौ हत्या नहीं करनी है, बहुत सारे जानवरों की हत्या, वो एंशिएंट टाइम पीरियड से, क्योंकि इनसे हमें कुछ मिल रहा था। जैसे गाय जो है, माना जाता है छोटा बच्चा है वो माँ के बाद गाय का ही दूध पीता है ना, तो वो क्यों, क्योंकि उससे आपका पालन पोषण हो रहा है। तो हम बहुत थैंकफुल रहे हैं एंशिएंट टाइम पीरियड से। तो लास्ट में यही बोल देता है राइटर कि भाई आप संरक्षण बहुत प्राचीन काल से करके आए हो, आज वर्ल्ड कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है पर्यावरण बचाओ, लेकिन आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बोल सकते हो कि ये तो इंडियन कल्चर का पार्ट है, हम पर्यावरण को बचा रहे थे, लेकिन अलग तरीके से। मॉडर्न एज के जो बहुत सारे पर्यावरणविद, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, मजाक बनाते हैं भारत का, ये तो जानवरों को पूछता है, ये तो पेड़ पौधों को पूछता है, लेकिन पूजना नहीं, एक्चुअली वो प्रोटेक्शन है उनका, ठीक है। लेकिन उस कंटेक्स्ट में इसी लेवल का प्रोटेक्शन होता था, उस कंटेक्स्ट में हमें क्लाइमेट के लिए बड़े बड़े सबमिट नहीं करने होते थे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर बोलता है कि अधिकांश प्राचीन मूल ग्रंथ गौहत्या की निंदा करते हैं। गौहत्या का कंसेप्ट इवन आज भी आप देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो भी गाय, अन्य दुधारू पशु हैं, उनकी जीव हत्या पर हमें रोक लगाना है, ठीक है। वो क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो गौ हत्या का वाला कंसेप्ट है कि गौ हत्या को हमें रोकना है या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये सबसे पहले गौतम बुद्ध लेकर आए थे। राइटर ये बोल रहा है कि ये भी वैदिक कल्चर से ज़्यादा हमें, ये जो पहली बार ये कंसेप्ट आया था, ये हमें गौतम बुद्ध के सुत्त निपात में दिखाई देता है, जहाँ पर बोला गया था कि गायों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, और वहाँ से हमें ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देता है, जिसे आज इंडिया में लागू किया जा रहा है बड़े लेवल पर। कोई रिलीजियस उससे जुड़ाव नहीं है धर्म का या कुछ ऐसा नहीं, बल्कि
उसका यूज क्या था, उन्होंने क्या योगदान दिया, उस पर्पज से उसको उसकी हत्या करने पे रोक लगाया जा रहा है। और यहाँ पे पूरा देखो, आज अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस दिशा में कदम भी बढ़ाया है। इवन हमारे डीपीएसपी में भी स्पेसिफिक मेंशन किया गया कि हमें इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है लास्ट में राइटर कि इतिहास मुख्यतः समय और स्थान के संदर्भ में मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है, लेकिन इतिहास का सही निर्माण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इतिहासकार जो है, हिस्टोरियंस, मानवीय प्रयासों और प्राकृतिक शक्तियों के क्रियाकलापों के बीच होते हुए पारस्परिक प्रभाव पर विचार नहीं करते। तो जब भी आप हिस्ट्री की बात करते हैं, आपको एनवायरनमेंट, आपको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये सब कनेक्ट करना होगा। कल से आज तक की क्लास जो है, ये आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं था, लेकिन जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जब आप क्योंकि देखो यूपीएससी आपसे वो डिमांड कर ही नहीं रहा जो आप पढ़ रहे थे आज तक। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई वॉर पढ़ लूँ स्पेसिफिक, पानीपत का बैटल हुआ, यहाँ पर इसके बीच में हुआ, ये जीता, ये हारा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कॉन्सिक्वेंसेस, कंक्लूजन, कुछ नहीं। क्यों पानीपत का बैटल वहीं पर हुआ, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्यों घटित हुई, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप समझ लेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को। उस समय एनवायरनमेंट जो है वो क्या था, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट क्या था, उन सारी चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये हो क्यों रहा है, स्मूथली ये चीज़ें यहाँ से यहाँ क्यों हो रही है। डेफिनेटली इसमें हमारा रोल था, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा रोल दिखाई देता है ह्यूमंस का। इनिशियली ज्योग्राफिकल जो रीजन्स है प्लस एनवायरनमेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखाई देता है। तो बस इस चैप्टर को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। चैप्टर का लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है, और आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसके पास भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाली बुक होगी उसमें ये चैप्टर मिलेगा, और जिसके पास नहीं है बिल्कुल भी इधर उधर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पैसा इधर उधर नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं है, पूरा यही चैप्टर है, इतना ही है, इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो क्लास का अच्छे से रिवाइज कर लो। तो बस हमने मानव और प्रकृति के बीच में संबंध पढ़ना था, और बहुत ही सुंदर तरीके से राइटर ने बताया है, मानव और प्रकृति के बीच में संबंध पड़ रहा था, और बहुत ही सुंदर तरीके से राइटर ने बताया इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। पहले बोला कि भाई जो प्रकृति है वो मानव को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्लियरली उसने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दिए, मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया, इंडिया में सेटलमेंट का एग्जाम्पल दिया, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें। फिर हमने देखना मानव ने क्या इम्पैक्ट डाला, तो मानव का इम्पैक्ट जो है बता रहा है कि 500 BC से प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, और ये हमें जो 17th या 16th सेंचुरी तक दिख रहा है वो नेगेटिव नहीं है, वो सब पॉजिटिव जा रहा है, केवल हम नेचर से ले नहीं रहे बल्कि उसको दे भी रहे हैं। फिर राइटर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमने लिया या जो भी दिया हम प्रकृति को भूल चुके थे, यहाँ पर प्रकृति से मानव प्रेम करता था, और वो प्रेम दिखाई देता था जानवरों की पूजा, वृक्षों की पूजा, पृथ्वी की पूजा, नदियों की पूजा, जो आज भी आपको इंडियन कल्चर में रिफ्लेक्ट होता है। वो कई लोग, कई सारे ऐसे फॉरेनर्स है जो कई बार भारतीयों का मजाक बनाते हैं, अरे जानवरों को पूछता है, ऐसा देश क्या होगा। तो एक्चुअली ये हमारा कल्चर है, और बहुत ही प्राउडली हमें इस पर, हमें बहुत प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर हमारे एनवायरनमेंट को एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है, जो शायद जो आज के मॉडर्न लोग हैं वो ना समझ पाए। बस ये उस समय के हिसाब से हमारे एक तरह से बोल सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का तरीका था। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। जहाँ जो दिक्कत है, क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेश्चन चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन का एक ही तरीका है, मैसेज जो आप करने वाले कमेंट सेक्शन में, वही एक इंटरेक्शन का तरीका, दूसरा कुछ नहीं है। ऑफलाइन में ये होता है कि सामने से बच्चों के हाव भाव पढ़ लो कि भाई ये चुप बैठा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, या इसके एक्सप्रेशन ऐसे। तो अभी हमारे बीच कम्युनिकेशन का यही मीडियम है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना फीडबैक दीजिए, कोई प्रॉब्लम भी है वो भी बताइए, ताकि उसको हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए फिर रोकते हैं आज के सेशन को। बाकी अपना ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। मतलब मैं जब तक आपको ये पूरा बुक कवर कराने वाली हूँ, हमारे इसमें अप्रॉक्स 33 के आसपास चैप्टर है अगर ऑक्सफोर्ड वाला ले तो, और जो दूसरा वाला है एनसीईआरटी उसमें आपके 3-4 चैप्टर कम होंगे। तो आप मानकर चलिए 1 मंथ का है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि 1 महीने में ही मेरे साथ आपको जो चैप्टर करा दे रही हूँ वीकली बेसिस पे उनको रिवाइज भी करिए। अगर एक हफ्ते में हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं तो आप उसको लास्ट जो है हमारा वीकेंड है, संडे हो गया, सैटरडे हो गया, उसको बैठ के पूरा रिवाइज कर लो। तो 2 से 3 बार रिवीजन दे डालो,
मोर देन इनफ है। और फिर जैसे ये बुक कंप्लीट होती है तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीलिम्स के, थोड़े थोड़े मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्वेश्चन करना चालू कर सकते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं हो पाएगा आंसर राइटिंग जब तक आपकी ओवरऑल सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी, सभी सब्जेक्ट्स पर, लेकिन हाँ हम इनिशिएट जरूर कर सकते हैं ताकि हमारी एक राइटिंग जो स्किल है वो इंप्रूव हो, हमारा एक हैबिट बन पाए कि हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं करना है, अभी पेशेंस रखिए, अभी मत आंसर लिखने लग जाना, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पढ़ो, पहले थोड़ा इसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद देखेंगे आगे की चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।